सभा सांसद होने के नाते जब आप बेगूसराय आना शुरू किए इधर हाल ही में, तो आपकी एक अलग लोकप्रियता सर बेगूसराय में देखने को मिल रही है। मतलब लोग आपके बारे में बात करते हैं, चाहे नुक्कड़ पे हो चाहे चाय दुकान पे हो। तो हम ये अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में आप एक नए चेहरे के रूप में उभर कर आएंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। आज रविवार है और मोदी जी की मन की बात उस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी आए हुए हैं। आज की मन की बात के बारे में सर थोड़े हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज अध्यात्म से लेकर बाजार तक की बात की। जी सबसे बड़ी बात है कि मन की बात में पहली बार देश के उच्चस्थ पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सामान्य ग्रामीण, सामान्य वनवासी छोटी छोटी सूक्ष्म प्रयास से क्या कर रहा है उसे राष्ट्रीय स्तर पर रख रहे हैं। अब तक राष्ट्रीय स्तर पर शहर के लोग, बड़े बड़े लोग आते थे। अब बड़े और छोटे की जो बीच की दूरी थी प्रधानमंत्री जी ने दूर कर दिया है। और जो जहाँ भी मानव समाज के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, अध्यात्म के लिए काम कर रहा है उसको ढूंढ ढूंढ कर प्रधानमंत्री जी रखते हैं। यह देश का मनोबल बढ़ाने वाला है, सामान्य जन के आत्मविश्वास को, आत्मसम्मान को एक ताकत देता है। सर 2-3 सवाल है जिसकी वजह से मैं भी आपके कार्यक्रम में अभी बाजार से यहाँ आया हूँ। सर पहला सवाल ये है, यहाँ के जो वर्तमान स्थिति है, राजनीतिक वर्तमान स्थिति है, आप कहते हैं साक्षात्कार में कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, मतलब गहराई में सब कुछ ठीक है, ऊपर ऊपर कार्यकर्ता जो आपस में करें, तो ये क्या माहौल है सर? देखिए, जनतंत्र है जी। जनतंत्र में हम और आप एक साथ रहकर भी कई बातों पर सोच में अलग अलग दृष्टि रखते हैं, सहमत हो जाते हैं। न असहमति सहमति के लिए होती है। अच्छा। असहमति एक नए मंजिल के लिए होती है। तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की प्रक्रिया चलती रहती है। मन में मतभेद नहीं होना चाहिए, मन नहीं टूटना चाहिए। घर में भी 4 लोग होते हैं, 4 दृष्टिकोण होता है, अंत में फैसला एक होता है। तो एनडीए एक परिवार की तरह है और एक ऐतिहासिक गठबंधन है। इस ऐतिहासिक गठबंधन एक तरह से उदाहरण बन गया है। तो मुझे लगता है कि सूक्ष्म बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और हम सब एक होकर काम कर रहे हैं। सर सूक्ष्म बातों की जगह एक बड़ी बात करते हैं हम लोग। हमारे जिला के जो सांसद हैं सर गिरिराज जी, अभी थोड़ी ही देर पहले यूनियन सिविल कोड पर बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसे पूरे देश में लागू होना चाहिए जिस तरीके से उत्तराखंड में लागू हुआ है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या बिहार प्रदेश, जहाँ एक तरफ जातिगत जनगणना की बात होती है, वहाँ इस तरह का चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकता है क्या? देखिए, भारत के संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। और जब हिंदू कोड बिल लाया गया था तब आचार्य जेबी कृपलानी जो कि सोशलिस्ट थे, उन्होंने नेहरू जी से कहा था कि आप एक समुदाय के लिए कानून बना रहे हैं, दूसरे समुदाय को क्यों छोड़ रहे हैं? तो संभवतः 50 के दशक से जो उपेक्षा हुई है, उस उपेक्षा के पीछे तुष्टीकरण की नीति थी। उस उपेक्षा के पीछे हिंदू समाज की उदारता और गैर हिंदुओं में जो अनुदारता है, उस अनुदारता का पोषण था। तो मुझे लगता है किसी भी लोकतंत्र के लिए, पंथ निरपेक्ष समाज के लिए, विवाह के लिए, तलाक के लिए, एक्सेशन के लिए समान कानून होना चाहिए। जब क्रिमिनल कोड एक है जी, 2 समुदाय के लोग चोरी करते हैं तो एक सज़ा मिलती है, तो फिर सिविल कोड एक क्यों नहीं हो?
यदि जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं वो क्या बताएंगे, क्या इस्लामिक कोड के अनुसार सज़ा दी जाए? वैसे लोग सर ये भी कहते हैं कि हमारा जो समाज है विविधताओं वाला समाज है, यहाँ बहुत सारी जातियाँ हैं, उस सबका अपना अपना नज़रिया है, तरीका है, जीवन जीने के शैली है। अगर आप सबको एक ही ढांचे में रख देंगे तो फिर कैसे एडजस्ट करेगा? देखिए, सिविल कोड का तात्पर्य क्या है? कुछ मोटे बातों पर जिसमें लोगों का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हो, विशेष करके महिलाओं के संवैधानिक अधिकार को, उनकी सम्मान को सुरक्षित करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। एक्सेशन, डिवोर्स और मैरिज, ये तीनों पक्ष ऐसा है जिसमें उसके जो सूक्ष्म पहलू हैं उस पर कानून नहीं बनेगा, जो स्थूल पहलू हैं जो वाइड एंगल है उस पर बात की जाएगी सिर्फ। सर एक और, पिछले दिनों भाजपा का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट देखने को सामने आया। यूपी में आपकी सरकार फिर से आ गई, योगी बाबा वहाँ फिर से आ गए और बुलडोजर का जो है फिर से सिलसिला शुरू हो गया। तो इस अचीवमेंट को किस नज़रिए से देखती है भाजपा और आप? देखिए, बुलडोजर उसको नहीं कह के हार्ड स्टेट कहना चाहिए। अच्छा, हार्ड स्टेट कहना चाहिए। हार्ड स्टेट का तात्पर्य यह होता है, यदि आप कानून को अपने हाथों में लेते हैं और यदि राज्य की व्यवस्था को चुनौती देते हैं तो आपकी धर्म, जाति, भाषा को बख्शा नहीं जाएगा। वो राज्य जो सॉफ्ट स्टेट 70 साल तक रहा, कई मामलों में विफल रहा। आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ी, देश में सांप्रदायिक दंगे हुए, जातीय दंगे हुए। तो जोगी जी ने उस हार्ड स्टेट का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि यदि आप सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको भुगतना पड़ेगा। फिर सर आखिरी, राज्यसभा सांसद होने के नाते जब आप बेगूसराय आना शुरू किए इधर हाल ही में, तो आपकी एक अलग लोकप्रियता सर बेगूसराय में देखने को मिल रही है। मतलब लोग आपके बारे में बात करते हैं, चाहे नुक्कड़ पे हो, चाहे चाय दुकान पे हो। तो हम ये अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में आप एक नए चेहरे के रूप में उभर कर आएंगे। देखिए, जीवन को चुनावी राजनीति में जो लोग बांध कर रखते हैं जी, उनका जीवन बहुत तबाह रहता है। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें कितने लोग चुनावी राजनीति में हैं, लेकिन यदि संतुष्टि का आप सूचकांक देखें, 3 लोगों की संतुष्टि और खुशी का सूचकांक कम आर्थिक होते हुए भी, कम राजनीतिक होते हुए भी सबसे अधिक है। तो मैं वो राजनीतिक प्राणी नहीं हूँ, मेरा ये मातृभूमि है। मैं राज्यसभा सांसद बनने के कारण नहीं आ रहा हूँ, मातृभूमि होने के कारण मैं जहाँ भी शिक्षा लिया, जहाँ भी नौकरी किया, लेकिन घूमकर अपने पास ही आया। व्यक्ति शहरों में जाता है, बड़े होटलों में रहता है, लेकिन अंततः अपनी माँ के पास अपनी छोटी कुटिया में आकर ही सुख, संपन्नता और खुशी का अनुभव करता है। तो अपनी मातृभूमि ही सुख संपन्नता का केंद्र है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो अभी हमारे साथ राकेश सिन्हा जी थे। इन्होंने जिस तरीके से पूरे माहौल के बारे में बताया, वैसे काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं और इनसे सवाल जवाब करने का भी अलग आनंद है। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।